केजरीवाल हुकूमत ने बेंगलुरु में होने वाली ओपोजिशन जमातों की मीटिंग में शिरकत का ऐलान किया है और इस मीटिंग में आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और सीएम अरविंद केजरीवाल शिरकत करेंगे। ये फैसला मरकजी हुकूमत के ऑर्डिनेंस के खिलाफ कांग्रेस की हिमायत हासिल करने के बाद लिया गया और ये जानकारी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट राघव चड्ढा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। इस मौके पर रघु चड्ढा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के बड़े लीडर ओपोजिशन पार्टियों की मीटिंग में शिरकत के लिए बेंगलुरु जाएंगे। उन्होंने बताया कि पार्टी की सियासी अमूर की कमेटी में यह फैसला लिया गया है। अरविंद केजरीवाल, भगवत मान और संजय सिंह इजलास में शिरकत के लिए पीर की शाम बेंगलुरु जाएंगे। वाज़ेह रहे कि बेंगलुरु में 17 और 18 जुलाई को एक मीटिंग होने वाली है जिसमें आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए एनडीए के खिलाफ ओपोजिशन जमातों के इत्तेहाद पर फैसला लिया जाएगा। 18 जुलाई को होने जा रही लाइक माइंडेड पार्टीज की बेंगलोर में जो बैठक है उसमें आम आदमी पार्टी आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता में हिस्सा लेगी और इस बैठक में अपनी बात रखेगी। इन तमाम पार्टियों के समर्थन से मुझे लगता है कि इस देश भर में अब यह स्पष्ट हो गया है कि जो राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी शख्स है वो इस अध्यादेश के पक्ष में खड़ा होगा और हर वो शख्स जो देश से प्यार करता है, देश के लोकतंत्र से प्यार करता है, वो इस देश के हितैषी होते हुए इस काले अध्यादेश के खिलाफ अपना वोट देगा, अपनी आवाज बुलंद करेगा और हमें पूरी उम्मीद है। तो राघव चड्ढा मीडिया से बात कर रहे थे ओपोजिशन की बेंगलुरु में मीटिंग के हवाले से। राघव चड्ढा मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। एनसीपी से बगावत करके महाराष्ट्र में शिंदे हुकूमत में शामिल होने वाले अजीत पवार अचानक शरद पवार से मिलने वाईबी चौहान सेंटर पहुंचे और इस दौरान अजीत पवार के अलावा प्रफुल्ल पटेल, छगन समेत दीगर लीडर शामिल थे और इस मीटिंग के बाद प्रफुल्ल पटेल ने मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि आज अजीत पवार, छगन और हम सभी शरद पवार का आशीर्वाद लेने आए थे। हमने उनका आशीर्वाद लिया और उनसे गुजारिश की कि हम आपके साथ हैं। हमारे तमाम वुज़रा अजीत पवार की क़यादत में महाराष्ट्र कानून साज असेंबली की कार्रवाई में हिस्सा लेंगे। बिना पवार साहब को सूचित किए हुए यहाँ पहुंचे आदरणीय शरद पवार साहब के हम सब लोगों ने प्रणाम करते हुए आशीर्वाद उनसे मांगे और उनसे विनती भी की कि उन्होंने हम सब लोगों की जो एक इच्छा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक साथ रहे और मजबूती से आगे काम करे, इसके लिए हमने विनती की और साहब को ये भी कहा कि आप इस दिशा में अवश्य विचार करें। आदरणीय पवार साहब ने किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी, हमारी बात को सुना। वहीं दिल्ली में जमुना के पानी की सतह बढ़ने से कई इलाके ज़ेर-आब आ गए हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने कहा कि दारुल हुकूमत के 6 अजला मुतासिर हैं। मुख्तलिफ मकामात पर कैंप लगाए गए। कोशिश की गई कि अगर आसपास कोई स्कूल या धर्मशाला है तो वहां ये कैंप लगाए जाए। बहुत से लोगों के कागजात बह गए हैं, आधार वगैरह खुसूसी कैंप लगाए जाएंगे। इसके अलावा बच्चों की किताबें वगैरह बह गई, हम इसका भी इंतजाम करेंगे। स्कूल मजीद 1 से 2 दिन बंद रह सकते हैं। 6 जिले प्रभावित है दिल्ली के अंदर। इन 6 जिलों में अलग अलग जगहों पे रिलीफ कैंप्स लगाए हुए हैं और कोशिश ये की गई है कि अगर पास में कोई स्कूल या धर्मशाला है तो वहाँ पे रिलीफ कैंप्स लगाए हैं ताकि टॉयलेट्स का, पानी का वहाँ पे अंदर इंतज़ाम हो सके। अभी हम लोग यहाँ एक स्कूल में खड़े हैं जहाँ पे अंदर एक रिलीफ कैंप लगाया गया है। तो यमुना बाज़ार जो जहाँ पे पानी घुस गया वहाँ के कई सारे लोग यहाँ आए हुए हैं। तो पानी घुस जाने की वजह से बता रहे हैं पानी अचानक आया था और घरों में घुस गया और काफ़ी सामान बह गया लोगों का। तो एक तो कईयों के कागज़ बह गए, आधार कार्ड था, ये था, वो था, वो तो स्पेशल कैंप्स लगवा देंगे इसके बाद लोगों के उसके लिए। बच्चे की किताबें वगैरह बह गई, बच्चों की ड्रेसेस बह गई, उसका भी हम लोग इंतज़ाम कर देंगे कि उनको दोबारा किताबें और ड्रेसेस दे दी जाएगी। और मैं उम्मीद वहाँ पे उस एरिया के अंदर कीचड़ बहुत ज़्यादा है तो मिट्टी डलवा के उसको कीचड़ को ताकि वो ड्राई हो सके। और एक कोई तरीका निकाल रहे हैं कि अगर बाढ़ प्रभावित लोग जो हैं जिनका सब कुछ बह गया उनको कोई हम एडहॉक रिलीफ अगर किसी तरह की दे सकें ताकि जो उनका सामान का नुकसान हुआ है
वो उसकी भरपाई कर सकें। इसका अभी कोई तरीका निकाल के फिर हम इसका ऐलान करेंगे। 18 जुलाई को एनडीए की एक अहम मीटिंग दिल्ली में होने वाली है और इससे पहले चिराग पासवान ने एनडीए के सामने एक बड़ी शर्त रख दी है। दिल्ली में मीटिंग में शिरकत से पहले चिराग ने पार्टी के अहम लीडरों ओहदेदारों के साथ पटना में मीटिंग की। मीटिंग के बाद यह फैसला किया गया कि चिराग पासवान 6-1 के फॉर्मूले के साथ एनडीए में शामिल होंगे, यानी एलजेपीआर को 6 लोकसभा की सीट और 1 राज्यसभा सीट चाहिए। चिराग इस फॉर्मूले पर मुतफिक होने के बाद ही एनडीए में शामिल होंगे। आपको बता दें कि बीजेपी ने 18 जुलाई को होने वाली मीटिंग के लिए 18 पार्टियों को दावतनामे भेजे हैं, जिसमें बिहार से एलजेपीआर आरएलजेपी के अलावा जितिन राम मांझी की पार्टी भी शामिल है। ये हमारा परंपरागत सीट है 6 और 1। हमारे नेता पद्म भूषण देश के दूसरा अम्बेडकर आदरणीय रामविलास पासवान जी का ये सीट था जिसको दे दिया गया। तो हमको राज्यसभा भी चाहिए और 6 सीट चाहिए हमको, और हम ऐसे नहीं मांगते हैं, हमारा ये आधार बनता है। आज हमारे नेता का लोकप्रियता जो बढ़ा है और पार्टी में हमारे प्रमुख साथी हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आधार पर भी हमको 6 सीट चाहिए और राज्यसभा का सीट चाहिए। और पार्टी में गठबंधन को ये जरूरी है कि हमारे नेता का डिमांड भी है बिहार में, और हम चाहते हैं कि हमको 6-1 का सीट मिले तभी समझौता हो। 18 जुलाई को बेंगलुरु में मीटिंग मुनक्किद होने वाली है, जिसमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और ललन सिंह शिरकत करेंगे और उनके अलावा तेजस्वी यादव, संजय झा भी मीटिंग में शिरकत करेंगे। 17 जुलाई को दोपहर को 3 बजे ये बेंगलुरु के लिए रवाना होंगे। वहीं बेंगलुरु में होने वाली मीटिंग के बारे में बिहार हुकूमत के वजीर खजाना विजय चौधरी ने कहा कि सीट शेयरिंग पर भी बात हो सकती है। इसके अलावा मीटिंगें होंगी जिसमें लोकसभा की हिकमत अमली इंतखाबात का फैसला किया जाएगा। हमारे नुमाइंदे अमित कुमार सिंह ने वजीर खजाना विजय चौधरी से बात की, आइए देखते हैं। विजय चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। विजय चौधरी जी, विपक्षी दलों की बैठक होने जा रही है बेंगलोर में, किस तरह की तैयारी? इसमें तैयारी वहाँ बेंगलोर में न हो रही है, यहाँ क्या तैयारी होगी? बिहार से कौन कौन लोग जा रहे हैं? लालू जी, नीतीश, जो पिछली मीटिंग में थे वो सब जा रहे हैं। जो पिछली मीटिंग में थे सब लोग जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पिछले बार जितने लोग आए थे बिहार, उससे अधिक पार्टी वहां पे शामिल होगी। ये तो विपक्षी एकता की ताकत बढ़ रही है, इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है, इसकी मांग बढ़ रही है, ये उसी की निशानी है। जो आप लोगों की बैठक की थी पहले से घोषित थी, अब एनडीए भी जो है 18 तारीख को बैठक कर रही है। क्या लगता है आपकी नीति को देखते हुए वो भी अपनी रणनीति तय करना चाहते हैं? इससे लगना क्या है, ये तो स्वाभाविक है। अभी और भी बैठकें होंगी, वो भी करेंगे, ये तो स्वाभाविक बात है। सीट शेयरिंग की भी बात शरद पवार ने कही थी कि अगली बैठक में सीट शेयरिंग से लेकर तमाम चीजों पर हम लोग बात करेंगे। तो क्या लगभग तय होगी अगली बैठक में कि दिशा क्या होगा, नेतृत्व कौन करेगा, सभी चीजों को लेकर के मंथन होगी? सीट शेयरिंग पर बात होना ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है ना। जब गठबंधन होता है तो सीट शेयरिंग पर बातचीत होना, कितनी सीटें किस प्रदेश में कौन सी पार्टी लड़ेगी, ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत इन बातों पर चर्चा होती है और इस पर निर्णय लिया जाता है। चलिए, ये विजय चौधरी थे जिन्होंने साफ तौर पे जो विपक्षी एकजुटता की बैठक की उसके संदर्भ में बताया है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने राजस्थान के जयपुर में अवामी जलसे से खिताब किया। जेपी नड्डा ने कहा कि मरकजी हुकूमत इस मुल्क की तहजीब और सकाफत की हिफाजत और तरक्याती काम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अपोजिशन जमातें रुकावट बन रही हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में रियासती वज़ीर आला अशोक गहलोत की जानिब से जुल्म और जबर और जानिबदारी का सिलसिला जारी है। राजस्थान अभियान प्रोग्राम के तहत बीजेपी के कौमी अवाम को खिताब कर रहे थे जेपी नड्डा। उन्होंने अपने खिताब के दौरान अपोजिशन जमातों पर काफी सारे इल्जाम लगाए। ये पीडीए, ये प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस नहीं है, यह प्रोटेक्शन ऑफ डायनेस्टी अलायंस है। ये सब लोग अपने परिवारों को बचाने के लिए ये अलायंस में आते हैं और मोदी जी
देश को आगे ले जाने के लिए काम में जुटते हैं, ये हमको फर्क समझना चाहिए। इसलिए मेरे से कल एक पत्रकार ने पूछा, ये आपको ये जो अलायंस हुआ है इसके बारे में क्या कहना है? मैंने उनसे कहा मुझे कुछ नहीं कहना है, ये तस्वीर बनाने के लिए अच्छा है कि एक साथ तस्वीर बनती है। आप बताओ, फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती मोहम्मद महबूबा मुफ्ती ये तो पहले से ही एक थे, इसमें नई बात क्या है? आप बताइए कि ये समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ी थी कि नहीं लड़ी थी? ये समाजवादी पार्टी बीएसपी के साथ चुनाव लड़ी थी कि नहीं लड़ी थी? आप बताइए जेडीयू और आरजेडी साथ लड़े थे कि नहीं लड़े थे? आप बताइए टीएमसी और कांग्रेस और कम्युनिस्ट साथ लड़े थे कि नहीं लड़े थे? ये तो पहले से मिले, कौन किसको क्या देगा? कोई किसी को कुछ नहीं दे सकेगा। बचाने का इरादा सिर्फ ये है कि इनके ऊपर केस न हो और इनके परिवारों को बचाया जाए। ये परिवार बचा रहे हैं, ये पार्टियां परिवार की पार्टियां हैं और मोदी जी देश को आगे ले जा रहे हैं, इस बात को हमको समझना होगा। इसलिए मित्रों, ये अच्छा आप देखिए कांग्रेस पार्टी, अब ये भी बताइए माँ बेटा बेटी की पार्टी है कि नहीं है? बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट पर है, बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट पर, गहलोत भी कॉन्ट्रैक्ट पर है और सचिन तो सब कॉन्ट्रैक्ट पर। ये सबलेटिंग है का, बाकी सब परिवार की पार्टियां हैं, ये परिवार लोग चलाते हैं। इसलिए मित्रों, देश को अगर आगे बढ़ाना है तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देनी है और राजस्थान पर लगा हुआ ये दाग भ्रष्टाचार का, ये दाग अनाचार का, ये दाग अत्याचार का, ये दाग उत्पीड़न का, इसको मिटाना है। गहलोत को घर बैठाना है। राजस्थान अब सहने वाला नहीं है, हमने आगे बढ़ना है और विकास की नई रणगाथाएं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले